तो वहीं कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना ट्वीट कर कहा कि जुमले हैं, वैक्सीन नहीं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि एक बार फिर से पूछा है कि वैक्सीन कहां है। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक हिंदी वेबसाइट की खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए स्क्रीनशॉट में बताया गया कि दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण पर काफी असर देखने को मिल रहा है। साथ ही कहा गया कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी के चलते कई टीकाकरण केंद्र बंद हैं। वहीं मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी के चलते पिछले एक ही दिन में सिर्फ 38,000 खुराक दी गई है। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास बचे हुए और इस्तेमाल में नहीं लिए गए 1,91,00,000 यानी कि करीब 2 करोड़ के आसपास टीके मौजूद हैं। साथ ही मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 39 करोड़ 40 लाख से ज्यादा टीके मुहैया कराए गए। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इसको लेकर राजनीति का सिलसिला जारी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रीशफल हुआ कैबिनेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीशफल किया, उसके बाद भी जो स्थिति है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। उम्मीद थी कि स्वास्थ्य मंत्री देश के बदले हैं तो स्थिति बदलेगी, लेकिन स्थिति बदलने के बजाय अभी भी पहले की तरह ही नजर आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, मध्य प्रदेश जिसने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम किया था, एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई थी, लेकिन वही अब बीते रोज के जो आंकड़े हैं 38,000 वैक्सीन वो लगा रहा है। इससे पहले की हम बात करें तो भारी मात्रा में उसने वैक्सीनेशन का हिस्सा बनाकर लोगों को वैक्सीन लगवाई थी और रिकॉर्ड कायम किया था। पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई थी और दूसरे राज्यों की, तीसरे राज्यों की ओर हम बता दें तो उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही और बाकी के राज्य थे। लेकिन अब स्थिति एक बार फिर से जस की तस बन चुकी है, हालात फिर से खराब होते नजर आ रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि इसको लेकर जिस तरह के दावे सरकार कर रही है, सरकार का दावा है कि दिसंबर तक वो लोग सभी लोगों को वैक्सीन लगा देंगे, लेकिन जिस तरह के हालात और जिस तरीके से नए आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके चलते अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि नए स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया था कि इसको लेकर वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेजी से लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रफ्तार तो तब तेजी से होगी जब लोगों के पास वैक्सीन होगी। कई राज्यों के पास वैक्सीन नहीं है, यहां तक कि अगर हम बात करें आपके पंजाब की, तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी 2 दिन पहले ही आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन के मामले में राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई थी और यह कहा था कि पंजाब को वैक्सीन मुहैया कराई जाए, क्योंकि जो बाकी राज्यों को 15 से 20 लाख वैक्सीन की डोज मुहैया कराई जाती है, तो वहीं पंजाब को मात्र 50 से 60,000 डोज मुहैया कराई जा रही है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें, झारखंड की हम बात करें, वो राज्य पहले ही कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है और केंद्र सरकार उनको वैक्सीन नहीं दे रही है। दिल्ली कई बार इसको लेकर आरोप लगा चुकी है, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें तो उनकी स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में आज ये ताजा आंकड़े आए हैं, युवाओं में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का आंकड़ा जो है 2 डोज लगाने वाला, डबल डोज लगाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जो कि युवाओं को सबसे ज्यादा डोज लगाई गई है। लेकिन बाकी राज्यों की स्थिति अगर हम देखें तो अभी भी जस की तस बनी हुई है, क्योंकि वैक्सीन राज्यों के पास नहीं है और कुछ राज्य ऐसे हैं जो सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। हालांकि कुछ राज्य अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड की हम बात करें तो पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड में वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कई बार प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर गुहार लगा चुके हैं और ये बात कह चुके हैं कि वैक्सीन की खासा कमी है, लेकिन वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री को बदला गया है उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि स्थिति बेहतर होगी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बदलने के बाद जो हालात है वो बदलते नजर नहीं आ रहे। इसी को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला किया है और लगातार राहुल गांधी वैक्सीनेशन के मामले को लेकर 1-2-3 दिनों के बाद में हर रोज ट्वीट करते रहते हैं और ट्वीट के मुकाबले वो आंकड़े पेश करते रहते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है देश में धीमी पड़ती नजर आ रही है। आपको यह भी बताते चले कि लगातार जिस तरह के हालात देश में हैं, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि इससे पहले की हम बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में डर का माहौल पैदा किया। कई लोगों की जान चली गई, लाखों लोगों की जान अब तक जा चुकी है, 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान भारत में कोरोना के चलते जा चुकी है। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसको तेज करने का दावा केंद्र सरकार कई बार कर चुकी है, लेकिन अभी भी जो रफ्तार है वो खासा धीमी नजर आ रही है।
और इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से अश्वनी शाही जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। अश्वनी शाही जी, सबसे पहला कमेंट इसी बात को लेकर, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जुमले बहुत है लेकिन वैक्सीन नहीं है। ट्वीट करना, ड्राइंग रूम में बैठकर ट्वीट करने की राजनीति बहुत पुरानी हो चुकी है। जनता उनको जान चुकी है क्या हो रहा है। वैक्सीनेशन का काम पुरजोर तरीके से चल रहा है, कहीं कम कहीं ज्यादा हो रहे हैं। अब आपने मध्य प्रदेश का अभी ओपनिंग रिमार्क में दिया मोहित जी, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। घर घर में वैक्सीन पहुंचाकर जो है वैक्सीन लगाई जा रही है। बाढ़ आई हुई है, वहाँ नाव से गांव में वैक्सीन भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब अस्पताल जाकर जब इसने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लोग मोहल्ले मोहल्ले कम्युनिटी सेंटर, छोटे छोटे एएनएम सेंटर पे जाकर लोग वहाँ 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग इकट्ठा करके वैक्सीन लगाई जा रही है। आज कहाँ है राहुल गांधी? राहुल गांधी बाहर निकले तब तो पता चले उनको स्थिति। अगर ये बाहर निकले होते तो उनके पार्टी की दुर्गति ये नहीं होती। ये इस समय ट्वीट की राजनीति कर रहे हैं और ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। और मोदी जी, हम और आप कहेंगे एक थी कांग्रेस, ये हाल हो गया है। आज भारत में 38 करोड़ लोगों को वैक्सीन ऐसे नहीं लग गई है कि हम वैक्सीनेशन की बात करें। 80 करोड़ से 85 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है। बाकी बच्चे हैं, उनके लिए वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, वो भी आ जाएगा। और सरकार ने ये कहा है कि हम दिसंबर तक वैक्सीनेशन कंप्लीट कर ले जाएंगे। फिर भी इन लोगों को वैक्सीन के प्रति जो है लोगों ने जो एक अफवाह फैलाई, भ्रम फैलाया, अब उस सरकार को दोहरा मेहनत करना पड़ रहा है उस भ्रम को तोड़ना कि भाई वैक्सीन लगवाइए। आप अपने करस्पॉन्डेंट को भेजिए, देखिए क्या स्थिति है गांव की। गांव में लोगों को दहशत फैलाई गई है। गांव में लोग कहते हैं कोरोना क्या होता है, हमको नहीं लगवानी वैक्सीन। ये स्थिति हो गई है। अखिलेश जी ने यहाँ, राहुल जी ने वहाँ, इन लोगों ने भ्रम फैलाया है। और अब जाकर धीरे धीरे भारत सरकार उनको भ्रम जाल को तोड़कर धीरे धीरे जो है आज 38 करोड़ लोगों को वैक्सीन हम दे चुके हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सच्चाई है कि 38 करोड़ आधा लोगों हो को गया वैक्सीन अब तक लग चुकी है। लेकिन सवाल खड़े तब होते हैं कि जिस मध्य प्रदेश ने ये रिकॉर्ड कायम किया था कि एक ही दिन में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई थी, और वहां से आंकड़े सामने आते हैं कि 38,000 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है बीते रोज। मोहित जी, दिल्ली ने तो कहा था कि हम जो है एक हफ्ते में, एक महीने में लगा सकते हैं वैक्सीन। क्या कितनी डोज उनको लगी है बताइए? वो भी ये कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है सर। छत्तीसगढ़ ने, झारखंड ने, पंजाब ने, इन तमाम राज्यों ने पत्र भी लिखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये इनका दावा यह है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। पंजाब ने तो ये तक कहा, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने, कि जब 15 से 20 लाख डोज बाकी राज्यों को मुहैया करा रही है केंद्र सरकार, और हम लोगों को मात्र 50 से 60 हजार मिल रही है वैक्सीन की डोज। मोहित जी, दिल्ली का उदाहरण आप लेकर चलिए। 2 करोड़ की आबादी है, उनको वैक्सीन कितनी दी गई है वो देखिए। सिर्फ और सिर्फ इस समय जो विपक्ष के शासित राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्री और वहां के उनके नेता जो केंद्र में बैठे हुए हैं, वो भ्रम फैला रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने की ये साजिश कर रहे हैं। राजनीतिक इन लोगों ने, आज कोई करुणा नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया जा रहा है। कोविड पर वैक्सीन से पहले ऑक्सीजन पर राजनीति हुई। ऑक्सीजन का जब ऑडिट होना शुरू हो गया तो सब लोग आ गए लाइन पर, और सब जो रिजल्ट हुआ सबके सामने है। क्या स्थितियां रही? वैक्सीन पर भी भ्रम फैलाया गया। आज लोग कह रहे हैं कि हमको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा भाई? उत्तर प्रदेश 23 करोड़ का है, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमारे पास 23 करोड़ है और हमने कितना वैक्सीनेशन कर लिया। हमने जांच सबसे ज्यादा की और हमने जो है टीकाकरण सबसे ज्यादा किया। महाराष्ट्र ने कभी रोना नहीं रोया, लेकिन बाद में रोना शुरू कर दिया। देखिए ये चीजें मोहित जी, जब किसी चीज का आप राजनीतिकरण करेंगे, संवेदनाएं मर जाएंगी। 130 करोड़ भारतीयों के लिए नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ अपनी पार्टी के लिए सोचेंगे, तो यही स्थिति होगी। देश में भ्रम की स्थिति फैलेगी और चीजें होगी। अगर ये नहीं होता तो आज हम और आप 38 करोड़ वैक्सीन की बात क्यों करते और कहां से करते? मैं कह रहा हूं 80 से 85 करोड़ लोगों को लगना है, 38 करोड़ लग गया है। आधी वैक्सीनेशन हमने कर लिया है, दूसरा डोज भी धीरे पीछे लगाते हुए चले आ रहे हैं। हमने दिसंबर तक आप उम्र के हिसाब से बता रहे हैं। हमारा टारगेट पूरे देश को करने का है। अभी रिसर्च चल रही है, बच्चों को लेकर भी चल रही है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे और पूरे देश को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। लेकिन सवाल ये कि जब पूरी दुनिया में, बाकी जो दुनिया को हम देख रहे हैं, वो तेजी के साथ उनका पूरा फोकस इस वक्त वैक्सीनेशन पर है, और हम अपने देश में देखते हैं तो लोगों के पास, राज्यों के पास वैक्सीन नजर नहीं आती।
मोहित जी, ये सवाल आपका उस समय बेमानी हो जाता है जब आप दूसरे किसी देश से जो है भारत की तुलना कर देते हैं। बेमानी इसलिए हो जाता है, अमेरिका की जनसंख्या देखिए, अमेरिका में क्या लगाया और क्या स्थिति हुई, ऑस्ट्रेलिया को देखिए, दूसरे देशों को देखिए, किस तरीके से उन लोगों ने वैक्सीन लगाया और क्या हुआ। नहीं, लेकिन उनके पास कम से कम वैक्सीन की कमी नहीं है। वो ये उनके राज्य या फिर वो सरकारें ये नहीं कह रही कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही वैक्सीन को जो स्टोर किया, जिस तरीके से उन्होंने लगातार इसको लेकर डिमांड दी, हम लोग कहीं ना कहीं उसमें पीछे रहे। कहीं पीछे नहीं रहे। 38 करोड़ को आपने वैक्सीन लगा दिया, किस देश की आबादी 38 करोड़ है? किसी ने नहीं लगाया। बिल्कुल हकीकत है बात जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इस बात को ठीक कह रहे हैं। लेकिन कम से कम आप अपने राज्यों को देखें कि पंजाब जैसा राज्य ये कह रहा है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 50 से 60 हजार डोज मुहैया कराई जा रही हैं। दिल्ली ये कह रहा है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, अगर वैक्सीन हमें सरकार देती है तो हम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम जो है वो खत्म कर देंगे। मोहित जी देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट का मैं इसमें समय लूंगा जी। शुरू से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया हुई, हम 44 साल से ऊपर की वैक्सीनेशन जो है भारत सरकार कर रही थी। भारत सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन देने का सबको वादा किया था और ये था कि पहले हम किसको देंगे फिर किसको देंगे, ऐसे था। उस समय यही राजनीतिज्ञ जो विरोध में आज बैठे हुए हैं और आज भी उसी का राग अलाप रहे हैं, उनके पास मुद्दे नहीं है, तो उन्होंने भी कहा था कि नहीं नहीं, ये राज्यों को अधिकार देना चाहिए, केंद्र के हाथ में नहीं होना चाहिए, सबको फ्री देना चाहिए। सब लोगों ने कहा, सरकार ने कुछ दिन तक उनको नहीं माना, उनको राज्यों को दिया। अब राज्यों ने हाथ खड़ा कर लिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। झारखंड जैसे राज्य ने कर दिया, जिसकी आबादी कितनी है, छत्तीसगढ़ की आबादी कितनी है, उसने हाथ खड़ा कर दिया। 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर जब इन लोगों ने, उसमें भी नाकाम रहे ये लोग उस चीज को भी नहीं कर पाए। सबसे पहला राज्य था उत्तर प्रदेश, जिसने कहा कि हम 23 करोड़ लोगों को फ्री में लगवाएंगे। उसके बाद सब लोगों ने कहा हम भी लगवाएंगे, उसमें भी फेल हो गए लोग। तो केंद्र सरकार को फिर से लेना पड़ा, बात उन लोगों को करनी पड़ी। हमने ऑर्डर दिया, हमने ग्लोबल टेंडर किया, ठीक है, नहीं हो पाया, उनको नहीं वहां से वैक्सीन मिल पाया, भारत सरकार को मिल रहा। आज 18 साल से ऊपर के लोगों को भी हम लोगों ने वैक्सीन फ्री में देना शुरू किया, कहीं कोई पैसा नहीं मिल रहा है। अब मुद्दे तो हो गए खत्म इनके कि केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन दे रही है। अब उसके बीच में फोटो की लड़ाई चली कि मैं फोटो लगवाऊंगा अपना, क्योंकि वैक्सीन हम दे रहे हैं, कोई वैक्सीन नहीं दे रहा है। तो मोहित जी, ये टोटल सिनेरियो देख लीजिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। और आज कोई भाजपा शासित प्रदेश नहीं कह रहा है कि मेरे पास वैक्सीन की कमी है। कोई पूरे देश में जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो पूरे 130 करोड़ 35 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, न कि उत्तर प्रदेश और बिहार और हमारे जो है बंगाल की बात करते हैं। वो पूरे सबकी, गोवा की भी बात करते हैं, पंजाब की भी बात करते हैं। इसमें समझ लेना चाहिए कि हम लोग राज्य सरकारों का जो इस समय जो भाजपा शासित नहीं है उनका फेल्योर है, कांग्रेस शासित प्रदेशों का फेल्योर है। ठीक है, फेल्योर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जनता कैसे समझे? क्योंकि जब उन राज्यों से बात की जाए, उनके स्वास्थ्य मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को सुना जाए, वो ये कहते हैं कि हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं। आप राहुल गांधी को देखिए, लगातार, वो सिर्फ आज उन्होंने ट्वीट नहीं किया है, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, साथ में वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं, साझा कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी ट्वीट करके उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो नीचे गिरती नजर आ रही है। ये तमाम तरह के आंकड़े उन्होंने पेश किए। हम पंजाब की हम बात करें, दिल्ली की हम बात करें, छत्तीसगढ़ झारखंड की हम बात करें, महाराष्ट्र की तरफ से कई बार बयान आ चुके हैं। क्या वजह नजर आती है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आखिरकार ये लोग? चलिए, आपकी बात मैं मान लेता हूँ नीचे गिर रही है, लेकिन जिस दिन ऊपर उठती है उस दिन तो उन्होंने उसको साधुवाद नहीं दिया उस प्रदेश को कि ऊपर उठ गया, उसमें भी सवाल खोजने लगे। हिंदुस्तान का एक चलन बन गया है, सेना अटैक करके पाकिस्तान पर मारती है तो लोग सबूत मांगते हैं, कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। बालाकोट में जो है 300-400 लोग पाकिस्तान मान लेता है कि हमारे मरे थे, हिंदुस्तान का आपका कौन नेता मानता है? ट्वीट करके प्रधानमंत्री जी को बधाई देता है। ये कल्चर नहीं है, इन लोगों की संवेदनाएं मर गई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारों ने इस कदर जो है इन लोगों के ऊपर डर हावी कर दिया है कि अगर ये नहीं बोलेंगे तो चर्चा में भी नहीं रहेंगे, कोई इनको नोटिस नहीं लेता है। आज सारा देश माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रहा है और सारा देश ये देख रहा है। अब आंकड़ों पर तो ध्यान दें आप मोहित जी, हम और आप तो दे सकते हैं। 38 करोड़ मैंने बार बार कहा, अगर 38 करोड़ मैंने, देखिए एक लाइन आपने कहा कि अभी आप सारे वर्ग को सबको देना है, पूरे देशवासियों को देना है, लेकिन अभी बच्चों पर जो नोजल देना है उस पर अभी हमारा फाइनल दौर में है। एम्स से अच्छे सकारात्मक असर वहां से दिख रहे हैं। डॉक्टर पॉल का वो नीति आयोग के जो स्वास्थ्य सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अश्विनी शाही जी, मैं आऊंगा, रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की बेंच ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को मामले में नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि संबंधित सरकारों का इसको लेकर क्या पक्ष है। देश के नागरिक पूरी तरीके से परेशान हैं। क्या सरकारें नहीं जानती कि क्या हो रहा है? फली नरीमन ने कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना की तीसरी लहर के बारे में कहा था कि हम सबसे इससे समझौता नहीं कर सकते। हम केंद्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर भारत में भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा दिखाई देता है। बता दें कि उत्तराखंड और ओडिशा सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी है। मंगलवार को उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के चलते इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया। इससे पहले आईएमए ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की थी कि कांवड़ यात्रा के प्रस्ताव को न माने और इस पर रोक लगाए। और इसके साथ ही बीते रोज ही पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की और उसमें फैसला लिया गया कि दूसरी साल भी कांवड़ यात्रा स्थगित की जाएगी। और इसके दौरान आपको यह भी बताते चले कि मात्र 15 से 20 दिनों के बीच में करीब 30 करोड़ श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां से जल उठाते हैं और उसके बाद अपने अपने इलाकों में पहुंचते हैं। करीब 30 करोड़ लोग। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 30 करोड़ के ज्यादा करीब श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो 15 से 20 दिनों के बीच में जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं और वहां से जल लेने के बाद वो अपने अपने इलाकों में पहुंचते हैं और वहां पर पूजा अर्चना करते हैं और शिव का अभिषेक करते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में बीते साल कोरोना की यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि उस दौरान पहली लहर थी और कोरोना के चलते देश बंद था। और इस साल की हम बात करें, कोरोना की दूसरी लहर बिल्कुल अभी बस खत्म हुई है, लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि चेतावनी इसको लेकर लगातार जारी है। क्योंकि तीसरी लहर की संभावित जो तीसरी लहर है उसको लेकर चेतावनी तमाम जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं वो लगातार सरकारों को दे रही हैं। आईएमए की हम बात करें तो उन्होंने बीते हफ्ते ही पुष्कर सिंह धामी, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनको पत्र लिखा था और ये निवेदन किया था कि किसी भी हाल में लोगों को जो कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में एक बार फिर से तीसरी लहर की शुरुआत हो जाएगी और इससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान कोरोना के चलते जा चुकी है। और ऐसे में एक बार फिर से अगर वहां पर उत्तराखंड में श्रद्धालुओं को आने की इजाजत दी जाती है तो बहुत भारी संख्या में लोगों को नुकसान हो सकता है। इससे पहले आपको बताएं कि कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। उस दौरान जो तमाम नियमों को जो रखते हुए वहां पर और सिर्फ अखाड़े से जुड़े जो लोग थे उनको इजाजत दी गई थी और भारी संख्या में इस दौरान कोरोना के टेस्ट भी हुए। और इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अंकित अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। अंकित अरोड़ा जी, मैं पहला कमेंट इसी बात को लेकर लेना चाहूंगा कि बीते रोज उत्तराखंड ने फैसला किया कि दूसरी साल भी कांवड़ यात्रा स्थगित रहेगी, जबकि उत्तराखंड के अलावा हम उत्तर प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा यात्री, सबसे ज्यादा श्रद्धालु वो वहां पर जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, इस संज्ञान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मोदी जी, एक कांवड़ यात्रा जो है धर्म के साथ जुड़ी हुई, आस्था के साथ जुड़ी हुई, ये बात हम समझते हैं और हम इसका सम्मान भी करते हैं जी। बट जान है तो जहां है, माननीय मोदी जी ने कहा था ये। और मेरे हिसाब से इस फैसले को एक बार दोबारा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। कांवड़ यात्रा जाने में कोई दिक्कत नहीं,
बट 15 से 20 दिन में 30 करोड़ से ज्यादा लोग अगर कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं तो ये देश के लिए एक नई चुनौती का सामना। मैं माननीय योगी जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आस्था को सम्मान देते हुए इसकी इजाजत दी और सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए भी कहा गया। नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भी बोला गया। बट मेरा मानना है कि जो कांवड़ है उनको इस चीज का अपने आप में संज्ञान लेना चाहिए। और देखिए, मंदिर तो हर जगह है, ईश्वर हर जगह है। हम घर से बैठकर की प्रार्थना कर सकते हैं। अगर प्रशासन ने नहीं, लेकिन सर एक चीज हम देखें, क्योंकि एक सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से ये परंपरा रही है। खासतौर पर हम देखें कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब तक से लोग जाते हैं वहां पर और जल लेकर अपने इलाकों में पहुंचते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। लोगों की नाराजगी का कारण कहीं ये ना बन जाए, एक ये भी डर है। यही वजह है कि वहां पर उन्होंने फैसला लिया है कि इसको लेकर हम यात्रा को करवाएंगे। मुझे मेरा मानना है कि आने वाले विधानसभा के लिए माननीय योगी जी को जी, क्योंकि उन्होंने विकास के कार्य किए हैं, प्रदेश के लिए हर उत्तम प्रयास किया कि उसको उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाने की जो भी कोशिश थी उन्होंने माननीय योगी जी ने की है। तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना नहीं कि ये निर्भरता होगी विधानसभा चुनाव के लिए। बिल्कुल ठीक है। प्रदेश की जनता माननीय योगी जी के साथ है जी, वो दिखता है। हमने अभी जिला पंचायत के चुनाव में भी देख लिया उसे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सारी कांवड़ जी घर पे बैठे और ईश्वर की प्रार्थना करें। बिल्कुल। अगर अब दोबारा महामारी आई तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं और इसको लेकर और भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विपिन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एएनपी न्यूज पर। मैं एक बात समझने की कोशिश करूं विपिन शर्मा जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इसको लेकर संज्ञान लिया है, लेकिन श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखने का काम भी सरकारों का है। ऐसे में क्या लग रहा है कि योगी सरकार क्या अपने कदम से पीछे हटेगी, या फिर कल जो बैठक में फैसला हुआ, उन्होंने फैसला ये लिया कि तमाम प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए वैक्सीन लगाई जाएगी, लोगों को उचित दूरी का ध्यान रखा जाएगा और उसके साथ में इस यात्रा को कंडक्ट कराया जाएगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये संभव है? मोहित जी, पत्रकारों का दायित्व होता है कि वो सब पहलुओं पे बात करें और यहाँ पर दोनों पहलू हैं। क्या यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, एक तरफ हमने कोरोना काल से देश को उभारना है। हमने देखा पिछले वर्ष 2020 में जब पहले कोरोना की लहर आई, वहां पर हम लोगों ने सबने एक संकल्प लिया था। हमने संकल्प लिया कि अब हम लोग गलतियां नहीं करेंगे, सचेत रहेंगे, क्योंकि तब तक टीके का इजाज नहीं हुआ था, टीके का इंतजार था। उसके बाद हम लोगों ने हल्के में लेना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप हुआ क्या कि सुनामी आई, लाशों के अंबार लग गए। और अभी भी हर एक मन से स्वास्थ्य चिकित्सक और सरकार की तरफ से ये बात बोली जा रही है कि भले ही लॉकडाउन खोल दिया गया है कि की आशंकाएं हैं, और खास तौर पे ये बोला जा रहा है, जो स्वास्थ्य चिकित्सक हैं जाने माने, वो ये बात से हम लोगों को अवगत करा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को संक्रमित होने का खतरा जताया जा रहा है। तो यहाँ पर जब ऐसी स्थिति है, वहां पर हम देख रहे हैं पहाड़ों की तरफ लोग रुख कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई किले फतेह कर लिए, बाजी मार ली है। अभी तो सफर बहुत लंबा है। और दूसरा पहलू ये है, देखिए निश्चित बात है, ये हमारा देश की जो प्राचीन सभ्यता है, आस्था, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए जी। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक विशेष वर्ग को आप नजरअंदाज करें या एक विशेष वर्ग को आप टारगेट करें। तो यहाँ पर तो सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो भी एक फैशन सा बन गया है। ये बड़ा मुझे दुख होता है बोलते हुए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बड़े आपने तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखा, अभी आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जैसे हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानित बातें हुई और जिस तरह से अपमानजनक वो बड़ी स्थिति थी, जिससे कई लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। और ये जो नया आईटी पॉलिसी आई, आईटी एक्ट आया, तो और ओटीटी के रूल्स बने, तो ये स्वागत योग्य है और ये होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन लोगों का जो कहना है वो ये कहना है कि जब आपका कुंभ लगता है तो लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो तथाकथित लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इससे कोरोना फैल जाएगा, या फिर कांवड़ यात्रा होगी तो कोरोना फैल जाएगा। जबकि किसी और अगर हम धर्म की बात करें, वो चाहे कहीं पे एकजुट हो या फिर कहीं पर हमने देखा कि जनाजे में राजस्थान में आपने देखा होगा लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे, वहां कोरोना नहीं फैल रहा है। तो लोग इसको लेकर भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है हिंदू धर्म को।
मैं वही बोलना चाहता हूँ, रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल, ये समझ लेना चाहिए सबको। एक आदमी ने हेलमेट पहना हुआ है और दूसरे ने पहना नहीं हुआ, एक का चालान कट जाता है दूसरे का नहीं, तो यहाँ पर रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य ये है कि हर चीज जो सरकार करती है वो उसमें निंदा नहीं होनी चाहिए, और हर चीज जो सरकार करती है उसकी तारीफ भी नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसे सरकार अच्छे कदम भी उठाती है, लेकिन कुछ सरकार की तरफ से जो बातें होती है जिसका पूरा हक बनता है विपक्ष को भी, एक आम आदमी को भी, कि उसमें सरकार की खामियों को उजागर करे और सरकार का अपने तरीके से, अपने अंदाज में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उनका विरोध भी करे। लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, इस कोरोना काल के दौर में, दूसरे इस वर्ष खास तौर पे बोलना चाहूंगा, बड़ी अहम बात इस चर्चा में, कि यहाँ पर जो हमारी न्यायपालिका है, उन्होंने स्यू मोटो और उन्होंने ये जो कॉग्निसेंस लिया है, स्यू मोटो कॉग्निसेंस कई मामलों में लिया है, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय, अभूतपूर्व है। यहाँ पर आपने देखा कि कैसे इमरजेंसी बफर स्टॉक्स की बात करी, ऑक्सीजन को किल्लत जब मची हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था, और खास तौर पे बोलना चाहूंगा, योगी सरकार को जब फटकार लगी, योगी सरकार ने एक फरमान जारी करा था, यहाँ पर उन्होंने डीजीपी सब लोगों को बोला गया कि आप जो सख्त कदम उठाएं, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो गुहार लगा रहे हैं ऑक्सीजन की, तो वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारी जगहों पर क्या हुआ विपिन जी कि जानबूझकर सरकार को टारगेट करने के लिए जब इस तरह की चीजें हुई तब उन्होंने फैसला लिया था। लेकिन अगर एक बात मैं अभी भी समझने की कोशिश करूं, हमारे साथ अंकित अरोड़ा साहब भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको मैं एक बात समझने की कोशिश करूं कि हमें अभी जिंदगी बचाना ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है। हमें वैक्सीनेशन को लेकर ध्यान देने की जरूरत है, भगवान की श्रद्धा करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं मोदी जी आपकी बात से सहमति रखता हूँ। देखिए, देश ऑलरेडी एक महामारी के दौर से गुजर रहा है जी। अर्थव्यवस्था हो, चाहे जितनी व्यवस्था हो, जो मेजर डोमेन है एक विकास के लिए देश के, वो सब इस समय हिले हुए हैं, और ये सत्य है, इससे कुछ छुपा हुआ नहीं। और मैं आस्था का सम्मान करता हूँ। माननीय योगी जी ने आस्था का सम्मान करते हुए सारे प्रोटोकॉल का निर्देश दिया। अब ये जनता की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम निकलकर घर से श्रद्धा जो भक्ति कर जो है अपनी कामनाएं पूरी करवाए। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि देखिए, इस समय जान बचाना बहुत जरूरी है। अगर थर्ड वेव आ गई तो आने वाला समय बहुत ही खराब हो सकता है। और माननीय योगी जी इस कांवड़ यात्रा को एक विधानसभा चुनाव से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि प्रदेश की जनता का विश्वास योगी जी पर है। ये कांवड़ यात्रा से विश्वास डगमगाएगा नहीं, क्योंकि माननीय योगी जी ने अपना विकास का दर, गुंडागर्दी, हर तरह से मुमकिन प्रयास, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास जो किया, जनता उसका सम्मान करती है। और जिला पंचायत चुनाव हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सारे कांवड़ से मेरा ये अनुरोध है कि भीड़ में मत निकले। देखिए, सरकार वैक्सीनेशन दे सकती, सरकार दे रही है, बट मास्क आपको पहनना है, दूरी आपको बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसी को और बेहतर तरीके से बल्कि विपिन शर्मा जी आपके पास लेकर आना चाहूंगा। लोग समझे इस बात को, इसको लेकर मैं थोड़ा बेहतर समझूं कि लोग क्या समझ पाएंगे। वो समझ पाएंगे कि हमें इस वक्त सरकार के सहयोग की जरूरत है, हमें सरकार का सहयोग देने की जरूरत है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए। विपिन शर्मा जी, रुख में आपका फिर से करूंगा। करीब 30 करोड़ श्रद्धालु जो हैं हर साल हिस्सा लेते थे वहां पर इस कांवड़ यात्रा के दौरान। वो लोग पहुंचते हैं तो क्या सहयोग करेंगे? वो लोग घर पर रुकेंगे या वहां पहुंचेंगे? मानेंगे बात को सरकार की? वीडियो ऑन है बस। कोई और विकल्प? कि जो दूसरी सुनामी आई है कोरोना की, और कोरोना ने अपना कहर ढाया, कोरोना का जो प्रकोप है क्या किसी से छुपा है? अभी भी आवश्यकता है। तो यहाँ पर अगर अभी हम समझे नहीं, समझदार नहीं बने, तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। देश पहले ही पीछे जा चुका है काफी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हर एक मंच से प्रधानमंत्री ने ये बात, अपना एक संदेश दिया है, राष्ट्र के नाम में संदेश में भी उन्होंने बात साफ करी, जान है तो जहान है, जान बची तो लाखों पाए।
और यहाँ पर उन्होंने महाभारत युद्ध का भी उदाहरण दिया था कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों में जीता गया था जब पहली लॉकडाउन की घोषणा हुई। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि अगर हम लोगों को ये एक छूट मिल गई है, एक राहत की सांस मिली है कि हम लोग लॉकडाउन खोल दिया गया है, तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग धड़ल्ले से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दें, मास्क उतार दें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ना करें। और हम लोग तो खुद मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये, जैसे मैंने वो रूल की बात करी कि जो रूल एक के लिए लागू होता है वो सब पे लागू होता है और यहाँ पर कोई उससे अछूता नहीं है। तो यह सिंपल सीधी सी बात है कि यहाँ पर आप अगर शाही कुंभ स्नान की बात करें, वहां पर लोग कैसे पहुंचे, या तबलीगी जमात के लोग जब निजामुद्दीन मरकज में थे, तो वहां पर सबके लिए ये लागू होता है। किसी भी एक विशेष वर्ग को आप टारगेट नहीं कर सकते। यहाँ पर सबके लिए ये कायदे कानून बने हैं, एक प्रोटोकॉल कोविड के फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी सफर लंबा है। कम से कम इस वर्ष 2021 आपको समर्पित कर देना चाहिए कोरोना को, कि यहाँ पर आपने कितनी जान मान का जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी। यहाँ पर आपने उसके बाद भी देखा लोग पहाड़ों की तरफ ऐसे रुख कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं जैसे, और मास्क उतारे हुए हैं कि, और जैसे, और लेकिन इसीलिए अभी जो है आस्था एक तरफ, सबसे पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए आपकी जान को, और अगर जान बच गई तो जान बची तो लाखों पाए। आपने देश को भी उभारना है। आप खुद समझिए, हर एक मन से जब डॉक्टर आपको बोल रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी आपने बनानी है, हर्ड इम्यूनिटी कैसे बनेगी जब तक आपकी सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती। आप एक दूसरे के साथ आपकी जो, अगर ये वायरस हम पे हावी हो गया, और पहले ही बोला गया है कि वायरस म्यूटेट कर रहा है, बार बार आकार अपना बदल रहा है, वैज्ञानिक भी, लेकिन उनकी भी देखिए वो कि, तो तमाम देखिए, क्योंकि डेल्टा के बाद अब कप्पा वेरिएंट आ गया और न जाने कैसे कैसे वेरिएंट आएंगे अगर हम नहीं सुधरेंगे तो। लेकिन एक बात यह कि सरकार तो सारी चीजें जानती है। योगी सरकार इन तमाम चुनौतियों से उन्होंने जूझा है, उन्होंने देखा कि लोगों की किस तरीके से जाने गई हैं। तो आखिरकार ये योगी सरकार ने फैसला क्यों किया कि हम तो इसका आयोजन कराएंगे? ये आप किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तराखंड, मैं उसी उत्तराखंड की सरकार ने जब कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया इस वर्ष, तो आप खुद समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में क्या जरूरत आन पड़ी कि यहाँ पर लोग तो सीधा इसका यही निष्कर्ष निकालेंगे कि चुनाव का वर्ष है, कि आपका एक तबका जो है, जो आपने खुद वो आंकड़ा बताया कितने करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं, क्योंकि ये आंकड़ा आता है हर साल का, करीब 30 करोड़ लोग 15 से 20 दिनों के बीच में वहां पहुंचते हैं और फिर वहां से जल लेके अपने घरों जाते हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर उसका हम लोग सम्मान करते हैं और वो होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि सबसे पहले प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए? हमने बंगाल में चुनाव में देखा, वहां धड़ल्ले से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ, लोग मास्क के बिना लंबी लंबी रैलियों में लोग जुट गए। उसके बाद जब वहां पर जब पानी सर के ऊपर से जाता है तब एक दूसरे में ठीकरा फोड़ा जाता है। 100 बातों की एक बात बोलना चाहूंगा, यहाँ पर भले ही सरकार, केंद्र सरकार का दायित्व बनता है, उन्हीं ने ये फैसला खोला कि लॉकडाउन खोला, और अभी तो इस वर्ष हमने देखा कि ये स्वतंत्रता दी, एक स्वतंत्र तरीके से उनको आजादी थी राज्य सरकारों के, फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करते हुए कि आप अपने तरीके से लॉकडाउन की घोषणा करें राज्य सरकार। लेकिन यहाँ पर यह देखना है कि अगर अब लॉकडाउन खोला गया है और लोग अगर सचेत नहीं होते और आप नियमों का अनुपालन नहीं करते, उसके बाद हम ठीकरा फोड़े सरकार पे, मोदी सरकार को बोले, मोदी प्रधानमंत्री कहां तक ये कर पाएंगे? तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने अपने जो उनकी जिम्मेदारी है वो तो निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर योगी सरकार को भी ये समझना पड़ेगा, और खासतौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, कि यहाँ पर चुनाव एक तरफ, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अहमियत देनी चाहिए इस समय कि आपने जान बचानी है। और क्योंकि अगर हम क्या अभी हल्के में ले सकते हैं? पिछली बार भी हमने सोचा कि हमने कोरोना निकल गया, कोरोना को देश निकाला दे दिया हमने, इरेडिकेशन हो गई है, उसके जीत फतेह कर ली, और ऐसे लोग निकल रहे थे यहाँ पर बाहर की जैसे कि कोई मेला लगा हुआ है। तो उसके बाद हमने देखा कितने, कौन सा परिवार, मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से, देखिए कि कौन सा परिवार बचा होगा। बहुत ही मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा, बहुत मुश्किल ऐसा होगा। बल्कि कल एक उदाहरण कांग्रेस की तरफ से ये आया कि एक जो रिक्शा चालक है और देश के प्रधानमंत्री तक, इन लोगों के कोई ना कोई सगे संबंधियों में से, यार दोस्तों में से किसी न किसी परिवार ने अपने एक सदस्य को खोया है। तभी तो ये वजह है कि 3 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु इस दौरान हुई है। अंकित जी, मैं रुख एक बार फिर से आपका कर रहा हूं, और अंकित जी एक बात समझने की कोशिश करूंगा कि पुष्कर सिंह धामी से बीते रोज ये सवाल किया गया कि अगर इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचेंगे तो क्या किया जाएगा, कैसे उनको समझाया जाएगा? क्योंकि पुलिस भी आपके पास उतनी नहीं है कि आप उन लोगों को समझा सको, तो कैसे आप लोग इससे निपटेंगे? आपको क्या लग रहा है कि क्या लोग समझ पाएंगे, या फिर ये एक आपस में एक क्लैश हो सकता है? देखिए, एक बार सरकारों को फिर से चिंतन करने की आवश्यकता है।
जो सत्य है। दूसरा, जनता को भी समझने की जरूरत है कि ईश्वर पर्याप्त है, हर जगह है। और इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि अगर अब कोरोना लौट आया, हालांकि बहुत सी जगहों में डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी पहुंच चुका है, और अगर ये फैल गया दोबारा तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग अपने लास्ट सेकेंड वेव में लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। जिन्होंने खोया है वही जानते हैं कि इसका दुख क्या है। ईश्वर आपसे भक्ति भाव करने को कहता है, बट उसके लिए नीति और नियत की भी बात करता है। मैं श्रद्धालु से सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जहां पे है वहां रुकें और ईश्वर की प्रार्थना वहीं से करें। लेकिन अंकित जी, क्या लगता है कि वो सुन पाएंगे, देने की आवश्यकता है, वो मानेंगे? क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है, सिर्फ एक या दो धर्मों की बात नहीं, हर धर्म में हमने देखा है कि श्रद्धा के नाम पर लोग क्या क्या कर लेते हैं। वो नहीं डरते कोरोना जैसी बीमारी से। तस्वीरें हमने बहुत पहले से हम लगातार देख रहे हैं, 2019 में भी देखी, 20 में भी देखी, और हम अभी भी देख रहे हैं। क्या लग रहा है कि लोग मानेंगे इस बात को? अभी भी सुधरेंगे लोग? ये तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ये ना समझिए सबसे बड़ा उदाहरण होगा। लोगों को समझना होगा, और बहुत से लोग समझते भी हैं इस बात, ऐसी बात नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को पता नहीं कैसा उनके दिमाग में क्या चलता है कि अभी देखिए हिमाचल पहुंच गए, मनाली पहुंचे, किस तरीके से पहुंचे जैसे कभी दोबारा जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। इतना क्या फ्रस्ट्रेशन हो गया। नहीं, बहुत अच्छी बात इस पर उन्होंने, विपिन जी ने कहा, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पता नहीं कौन सा किला फतेह कर लिया, जीत फतेह कर लिया। वो इस तरीके से वहां पहुंच रहे हैं। मास्क नहीं पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाना। हिमाचल प्रदेश में 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा। पर जब सरकार के साथ आप सहयोग नहीं करेंगे, सरकार कहां तक जिम्मेदारी उठाएगी? सरकार 130 करोड़ नहीं है। सरकार 130 करोड़ एक छोटा सा पार्ट है। सरकार का काम है गवर्नेंस को देखना। अगर आम जनता सहयोग नहीं करेगी, सरकार कहां से उसको मुमकिन करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार है कोई भगवान थोड़ी ना है, वो भी तो इंसान है हमारे जैसे। बिल्कुल, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। विपिन शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और यही समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि सरकार को और सख्त होने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, उत्तराखंड कह रहा है कि नहीं होगी, उत्तर प्रदेश कह रहा है कि होगी, और बाकी के हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली की हम बात करें, उन्होंने अभी इसको लेकर कोई स्थिति साफ नहीं की है। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। आखिरी कमेंट के रूप में। निश्चित बात है, क्योंकि समय की पुकार क्या है, समय की मांग ये है कि यहाँ पर पहले हमने जान बचानी है। और जैसे मैंने बोला उसी बात को दोहराऊंगा, ये वर्ष जो है आपको समर्पित कर देना चाहिए कि आपने किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी। और आप, हम लोग तो खुद सेल्फ कॉल करेंगे, सरकार खुद सेल्फ कॉल कर जाएगी, अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार देगी। आप अंतरराष्ट्रीय पटल में देखो, जो गिद्ध मीडिया है, मैं उसको गिद्ध मीडिया बोलता हूँ, अंतरराष्ट्रीय मीडिया के कुछ आप बड़े बड़े चैनलों की बात करें, अखबारों की बात करें, उनको मौका चाहिए, मौके की तलाश में रहते हैं कैसे हम लोगों की हिंदुस्तान, इस हमारे महान देश की अंतरराष्ट्रीय पटल पे छवि को धूमिल करे, तो हम उनको मौका क्यों दें? यहाँ पर हम लोग 130 करोड़ देशवासी हैं। हमने बड़े अच्छे तरीके से पिछले वर्ष स्थिति को संभाला था। WHO ने भी इस बात की तारीफ करी थी कि हमने समय रहते लॉकडाउन की घोषणा करी, जिसके कारण हम लोग बहुत भारी संख्या में जान मान का नुकसान से बच पाए। अब हम दोबारा गलतियां वो करेंगे तो हमने क्या सबक सीखे? यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि योगी सरकार, दोनों पहलू है। देखिए, योगी सरकार ने कुछ बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, रिफॉर्म्स जो उन्होंने करे हैं, डेवलपमेंट के काम हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर दायित्व इस समय योगी सरकार का है कि उनको स्थिति भी साफ करनी चाहिए कि सबसे पहले ये सरकार किसके लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध क्या है। बिल्कुल सर, समय की कमी के चलते मैं आपको यहीं रोक रहा हूं, लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कांवड़ यात्रा को लेकर करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं, लेकिन ऐसे में अब सरकार क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।